हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट कहने में समटाइम हम कहते हैं कि वेदर, आज का वेदर बहुत अच्छा है और यहाँ का क्लाइमेट और है, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट हम ये देखना हम ये इसको देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट। बेसिकली वेदर एक ऐसे क्लाइमेट कंडीशन होती है ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इवन वन डे वन मंथ, और ये चेंज होती है डे टू डे, टाइम टू टाइम, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ। जो कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन चेंज होती है, दीज आर कॉल्ड वेदर्स। ओके, while the average weather climate जो होता है, एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे बुक में 1 ईयर लिखा है, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट कंसिस्ट एक्सपैंड इनटू 30, 40 और मोर देन 50 ईयर्स भी, कि इससे भी ज़्यादा वेदर कंडीशन जब एक्सपेंड करता है तो वो क्लाइमेट कहलाता है। लेट्स सपोज हम ये कह सकते हैं कि किसी टाइम में कराची का जो क्लाइमेट हुआ करता था वो मॉडरेट होता था, यानी 50s में कराची का क्लाइमेट मॉडरेट होता था, और ना बहुत गर्मी होती थी और ना ही सर्दी होती थी। अब वो ग्रेजुअली आफ्टर 50 और 60 ईयर्स हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ 4-5 साल से बहुत ही शदीद गर्मी पड़ने लगी। इट मीन्स के जो वेदर चेंज हुआ है वो ओवर 50 ईयर्स हुआ है, 1 ईयर्स नहीं, ओवर 50 ईयर के बाद जो वेदर चेंज हुआ है, इंटायरली चेंज होना शुरू हुआ है। इसी तरह यूरोप में भी कभी इतनी गर्मी नहीं पड़ा करती थी जितनी अब वहाँ गर्मी पड़ने लगी। तो इट मीन्स कि मोर देन वहाँ 100 ईयर्स कवर किया है कि वो वेदर कंडीशन जो है वो जब चेंज हो रही, तो क्लाइमेट 100 ईयर के बाद यूरोप में चेंज हुआ, या पाकिस्तान या कराची में जो है वो मोर देन 60 ईयर्स के बाद क्लाइमेट चेंज हुआ है। अच्छा, क्लाइमेट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है किसी भी कंट्री में, उसकी एग्रीकल्चर में किस टाइप की एग्रीकल्चर होगी, किस तरह का जो वेदर कंडीशन होगी, तो एक एग्रीकल्चर क्या होगी, उनका लाइफ स्टाइल क्या होगा, उनकी ड्रेसिंग क्या होगी, उनके फूड हैबिट्स क्या होंगे, और इवन उनके फेस्टिवल्स क्या होंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो वेदर कंडीशन और क्लाइमेट पे डिपेंड कर रहा होता है। लेट्स सपोज जो हमारा नॉर्दर्न एरिया जो बहुत ही डिक्रीजिंग टेम्परेचर पे होता है, उनकी फूड हैबिट और थर्ड डेजर्ट की लोगों की जो फूड हैबिट है एंटायरली डिफरेंट होती है। वो ऐसी जो नॉर्दर्न एरियाज़ में लोग रहते हैं वो ऐसी फूड हैबिट यूज़ करते हैं जो कि जिससे उनको एनर्जी मिले, और वो फैट्स को बहुत ज़्यादा उसका यूज़ करते हैं, मीट होता है, फैट होता है, ताकि उनका जिस्म गर्म रहे। और इस तरह की चीज़ें या ड्रिंक्स लेते हैं जो कि गर्म होते हैं, कॉफ़ी है या टी बहुत ज़्यादा पीते हैं। वाइल जो डेजर्ट एरिया है वो इस तरह की फूड हैबिट यूज़ नहीं करते। उनके ड्रेस भी बहुत ही ऐसे होते हैं जिससे कम गर्मी लगे, जबकि नॉर्दर्न एरिया में ऐसे ड्रेसिंग करते हैं जिससे सर्दी से कम लगे। इसी तरह जो नॉर्दर्न एरिया में फेस्टिवल्स होते हैं जो कि एक ह्यूमन सोसाइटी का बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, वो डिफरेंट होता है। जो वाइल पंजाब का प्लेन एरिया जहाँ बहुत शदीद गर्मी पड़ती है, थर डेजर्ट एरिया या कराची या बलूचिस्तान के जो कोस्टल एरियाज़ हैं, इनकी जो फूड हैबिट, इनका जो फेस्टिवल्स इंटायरली डिफरेंट होते हैं। तो इट मीन्स कि क्लाइमेट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है किसी भी मुल्क की हैबिटेट के अंदर। ओके, इसी तरह से अगर हम वो देखें कि ऐसा क्या होता है, जैसे हमने अभी पाकिस्तान की मिसाल दी, इसी तरह हम जब दुनिया में देखते हैं तो हम ये कह नहीं सकते जो पाकिस्तान की कुछ ऐसी एग्रीकल्चर है, लेट्स सपोज हम या साउथ ईस्ट एशिया में राइस बहुत बड़े लेवल पे कल्टीवेशन होती है। तो वाई? बिकॉज बिल्कुल लॉट ऑफ रेन, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि राइस को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो वो कभी भी सेंट्रल एशिया जो ड्राई एरिया है वहाँ पे ऑलमोस्ट वहाँ पे वेजिटेशन होती है बस, बट वो इतनी रेन नहीं होती कि राइस जैसी एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर सके। तो ना ही हम ये सोच सकते हैं कि साइबेरिया जो वर्ल्ड कोल्डेस्ट एरियाज़ है वहाँ पे बनाना जैसी जो क्रॉप्स हों वो पॉसिबल नहीं है, या वहाँ के कुछ ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं उन एरियाज़ में वो कराची में लग जाएं। तो ये भी सारी चीज़ें क्लाइमेट पे डिपेंड कर रही होती हैं। अच्छा, अब पूरी दुनिया
का जो क्लाइमेट है वो क्यों डिफरेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह। साइबेरिया जो दुनिया का वर्ल्ड कोल्डेस्ट एरिया है वो क्यों कोल्ड है, या पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो इतना डेजर्ट या हॉट एरिया क्यों है, या पाकिस्तान में जो साउथ ईस्ट जो नॉर्दर्न एरिया है वो बहुत ही जो है वो कोल्ड है, जबकि प्लेन में बहुत ही ज़्यादा हॉट या गर्मी होती है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाती है। वाइल जो कोस्टल एरियाज़ हैं, सिंध के, कराची है और बलूचिस्तान के एरियाज़ हैं, वहाँ एज़ कम्पेयर टू जो सेंट्रल पंजाब और सिंध के जो है वो गर्मी जो है वो कम होती है। तो इसका मेन रीज़न होते हैं पूरी दुनिया में कि क्या रीज़न है, क्या इस तरह की ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से पूरी दुनिया का वेदर एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ये ख़ास ये एक नेचर भी है, क्योंकि अगर एक ही जैसा वेदर होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। ये एक नेचर का ख़ास लॉ है कि वो पूरी दुनिया का जो क्लाइमेट है वो एक दूसरे से डिफरेंट है और सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं ये क्लाइमेट। अच्छा, उसका फर्स्ट जो कॉज है कि पूरी दुनिया में ये क्लाइमेट जो रीजन में डिफरेंट, वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन में क्लाइमेट डिफरेंट क्लाइमेट क्यों होते हैं, तो उसके कुछ 7 to 8 ऐसे पॉइंट कॉजेज हैं जिसकी वजह से वो सारी जो है वो डिफरेंट होता है क्लाइमेट। नंबर 1 अगर हम देखें तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। जैसे हम जानते हैं कि इक्वेटर क्या है, अगर हम पूरा वर्ल्ड का ग्लोब लें तो उसके जो सेंटर में एक लाइन गुजरती है, इमेजिनरी लाइंस होती है, एक लाइन के इक्वेटर कहते हैं, एक ट्रॉपिकल कहते हैं, एक ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर कहते हैं, इस तरह की लाइन होती है। जो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड में एक इमेजिनरी लाइन होती है वो कैंसर कहलाती है। अच्छा, वो कैंसर जो नॉर्मली होती है वो एक ऐसी लाइन है जो उस लाइन में जो कंट्रीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेन फॉरेस्ट या रेन होती है, वो बहुत ज़्यादा रेन वाले एरियाज़ होते हैं वर्ल्ड के, जिसमें साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वियतनाम, फिलिपाइन, कंबोडिया और इंडिया के कुछ इलाके हैं। इसी तरह अफ्रीका में सेंट्रल अफ्रीका है और साउथ अमेरिका में ब्राज़ील है और अर्जेंटीना है, और इस तरह के इसके और नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या जो कैरिबियन कंट्रीज़ हैं, ये इक्वेटर पे होते हैं। तो ये इक्वेटर के साथ जो कंट्रीज़ हैं या एरियाज़ हैं दुनिया के, उनका क्लाइमेट रेनी होता है बहुत ज़्यादा, तो ये डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, इससे अगर हम बिलो चले जाएं इक्वेटर की लाइन से या अप हो जाएं तो हमारा क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर हम इससे अप होते हैं तो क्लाइमेट हॉट होता है, और अगर हम इक्वेटर से नीचे जाते जाएं तो वो क्लाइमेट कोल्ड होता चला जाता है, जो कि अंटार्कटिका और इंडियन ओशियन या अटलांटिक ओशन और फिर अंटार्कटिका जो वर्ल्ड कोल्डेस्ट एरिया है, -87 डिग्री सेंटीग्रेड तक वहाँ टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। नंबर 2 जो है वो एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड में हाइट ऑफ द प्लेस अबव द सी लेवल। दुनिया की तमाम जो हाइट या उसको मेजर करते हैं कि ये कितना हाई है, ये कराची कितना हाई है या लाहौर कितना ऊंचा है, क्या उसका लेवल है, वहाँ गर्मी क्यों है, कराची में गर्मी कम है या सर्दी होती तो क्यों होती, तो उसको जो मेजर किया जाता है, ज़ाहिर है जितना वो हाई होता जाता है वहाँ पे टेम्परेचर कम होता जाता है, इसलिए वो वहाँ पे कोल्डनेस या सर्दी होती है, ठंड होती है। तो अब वो कितना हाई है उसको देखने के लिए जो मेजरमेंट की जाती है वो सी लेवल से की जाती है। उसको कहते हैं ये एरिया अबव द सी लेवल है इतना, या बिलो द सी लेवल है। दुनिया कुछ ऐसे एरियाज ऐसे हैं जो बिलो द सी लेवल है, दुनिया में लोग रहते हैं बट वो एरिया सी से नीचे है, और ये बाकी जो हमारे नॉर्दर्न एरिया है, जो भी माउंटेन एरिया है, वो अबव द सी लेवल है। तो उससे भी देखा जाता है कि कितना हाई है। जितना वो सी लेवल से हाई होता जाएगा वहाँ टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होता जाएगा और कोल्डनेस बढ़ती जाएगी। नंबर 3 जो है टॉपिक नियरेस्ट टू द सी है। सी से वो एरिया कितना करीब है। सी से ज़्यादा जब वो करीब होता है तो टेम्परेचर जो मॉडरेट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। सी ब्रीज की वजह से जो सी ब्रीज का जो हम विंड का जो हमारा फिनोमेना है
वो ये होता है कि कोल्ड एरिया से हॉट एरिया की तरफ एयर चलती है। तो जब वो हॉट एरिया जो है वो हमारा ड्राई लैंड है, गर्मियों में जो लैंड एरिया है वो हॉट होता है, और एज़ कम्पेयर टू जो सी जो होता है वो लेस हॉट होता है। तो समंदर की जो कोल्ड ब्रीज होती हैं वो हॉट एरिया की तरफ जाती हैं, जो कि हमारा लैंड एरिया होता है। इस तरह हमारे कराची का या कोस्टल एरियाज़ का टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू कम होता है, जो इसके डिफरेंट दूसरे एरियाज़ होते हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है कि सी से कितनी उसका डिस्टेंस है, सी के कितना करीब है, दूर है, ये सारी चीज़ें जो हैं उस पर भी डिपेंड कर रही होती हैं सी लेवल पे। तो टेम्परेचर अगर सी से बहुत ज़्यादा करीब है तो जगह जैसे कराची का टेम्परेचर, अगर हम हैदराबाद, ठट्टा या सेंट्रल पंजाब में चले जाएंगे जो कि सी से काफ़ी दूर है तो प्लेन, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है सी से, बट वो सी से उसकी जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी पड़ती है। ये एक सिंपल सा चार्ट बताया कि सी लेवल होने की वजह से कराची, लाहौर और साइबेरिया जैसे मैंने पहले कहा था वर्ल्ड कोल्डेस्ट एरिया है, -40 डिग्री है जहाँ पे लोग रहते हैं। कराची का 18 डिग्री होगा था जनवरी में, लाहौर का 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और एट द सेम टाइम साइबेरिया का -40 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ टू कोल्ड। तो ये सी लेवल की वजह से होता है, और उसकी हाइट कितनी है, सी से कितना दूर है और उसके हाइट की। अच्छा, इसका नंबर 4 जो कॉज है क्लाइमेट का वो ओशन करंट है। ओशन करंट के जो ओशंस होते हैं उसमें एवरी टाइम कुछ वेव्स इस तरह की प्रोड्यूस होती रहती हैं, जो कि उसकी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और अच्छा, अब हम आते हैं ओशन करंट पे। ओशन करंट बेसिकली एक बिलो द ओशियंस एक फिनोमेना होता है, जो कोल्ड ओशन का कोल्ड पोर्शन और ओशन का जो एट कंपेयर टू वार्म पोर्शन जो होता है, जब ये दोनों मिलते हैं तो वहाँ पे एक करंट सा पैदा होता है, जो कि नॉर्मली क्लाइमेट पे बहुत इफ़ेक्ट करता है। उसकी हम एक एग्जांपल दें, अगर साउथ अमेरिका में जो कोल्डेस्ट एरिया है वो अंटार्कटिका है। वो साउथ अंटार्कटिका बहुत ही ज़्यादा कोल्डेस्ट एरिया है, जबकि जो उससे एज़ कम्पेयर टू जो उसके ऊपर जो साउथ अमेरिका के पास जो ओशंस है वो एज़ कम्पेयर टू जो साउदर्न पार्ट ऑफ दिस ओशन है वो बहुत एज़ कम्पेयर टू वार्मर है। तो जब ये दोनों ओशन के पोर्शन मिलते हैं तो मॉडरेट एक जो है ना क्रिएट होता है, जो कि जब हम देखते हैं कि जो कि चिली है, जो कि साउथ अमेरिका का सबसे लोअर पोर्शन पे जो एक कंट्री है, और पीरू है, चिली है, ये एज़ कम्पेयर टू जो इनका यहाँ का टेम्परेचर कम होता है। वाइल्ड चिली का जो एक डेजर्ट है अटाकामा, द वर्ल्ड ड्राइएस्ट जो पोर्शन है, लेकिन वो एक एंडीज जो माउंटेन है उसकी वजह से वो एक डेजर्ट एरिया है। वाइल जिससे जो बिलो जो नीचे साउथ अमेरिका के कंट्री हैं वो उनका टेम्परेचर 16 to 20 डिग्री होता है। जब इसी को हम देखते हैं नॉर्दर्न एरिया जो कनाडा के साथ है वो कोल्डेस्ट एरिया है, जब वहाँ से ओशन करंट जो एज़ कम्पेयर टू नीचे गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ जो एज़ कम्पेयर टू वार्मर है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो सारा यूरोप की हॉटनेस है वो लेके आता है। और इसके अलावा अच्छा, अब जो फिफ्थ कॉज है चेंज ऑफ क्लाइमेट के या डिफरेंट क्लाइमेट के रीज़न, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेनफॉल। आप सब जानते हैं कि रेनफॉल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी जगह या एरिया की क्लाइमेट में, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम अगर डेजर्ट को देखते हैं, वो इसलिए डेजर्ट होता है कि वहाँ बहुत ही कम रेन होती है, और बहुत ही समटाइम ऐसे भी दुनिया में कुछ डेजर्ट है जहाँ रेन होती ही नहीं है, वी कैन से रेन होती नहीं है। तो वो अभी मैं आगे जाके हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी दुनिया में जगह हैं जहाँ रेन बिल्कुल भी नहीं होती है।
तो रेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दुनिया में कुछ ऐसे हैं भी एरियाज़ हैं जहाँ बेइंतहा रेन होती है, और वो जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इक्वेटर के पास जितने भी दुनिया के कंट्रीज़ हैं वो हैवीएस्ट रेन फॉल कंट्री होते हैं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा दुनिया में रेनफॉल होती है। सपोज जो सबसे कम एरिया जो जहाँ पे रेन होती है वो चिली का जो कंट्री है, अटाकामा जो डेजर्ट है, वो दुनिया का ड्राइएस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड है। ऐसा होता है कि सम टाइम वहाँ कई साल रेनफॉल ही नहीं होती है, तो इतना ड्राइएस्ट प्लेस है। और जो वाइल अगर हम जो हैवीएस्ट रेनफॉल का इलाके को डिस्कस करते हैं तो वो इंडिया का एक इलाका है चिरापुंजी, असम जो उसकी स्टेट है उसमें, वो वहाँ पे दुनिया की सबसे हैवीएस्ट रेनफॉल होती है। और अगर हम एक्सप्लेन या बताना चाहें कि कितनी होती है तो यूँ समझ लें कि लंदन में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लोग जो है ना अम्ब्रेला लेके निकलते हैं, थोड़ी देर में बादल होते हैं, बारिश हो जाती है, पूरे साल बारिश होती रहती है। बहुत कम ऐसा होता है जिसमें क्लाउड नहीं होते हैं और सनशाइन होती है, तो बहुत ही अच्छा दिन हुआ था सफर। तो कितनी बारिश होती होगी। लेकिन जो इंडिया का इलाका चेरापूंजी है, वहाँ 2 घंटे में इतनी बारिश हो जाती है जहाँ जैसे लंदन में पूरे साल में जितनी बारिश होती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना हैवीएस्ट रेनफॉल इस चेरापूंजी के इलाके में होती है, जो कि आप यूँ समझ लें कि वहाँ पे बिल्कुल ही जो डेजर्ट एरिया हैं वो बिल्कुल सम 100 और थाउजेंड्स ऑफ मिलीमीटर है, जबकि चिरापूंजी में 22,990 यानी 23,000 मिलीमीटर के अराउंड जो है वो रेनफॉल होती है। दिस इज़ टू मच। और वहाँ पे बारिश तो होती है, बारिश की स्पीड भी यानी रेनफॉल की जो स्पीड होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। वो भी इसकी एक ख़ास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है चिरापूंजी की, असम में जो बारिश की एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक, उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो रेनफॉल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एरिया के क्लाइमेट में। अच्छा, अब नंबर 6 कॉज जो चेंज ऑफ क्लाइमेट है वर्ल्ड में, वो है एयर प्रेशर। अब आप देखें कि एयर प्रेशर जो है वो किस तरह से क्लाइमेट को जो है वो, एयर प्रेशर 2 तरह से हमारे क्लाइमेट या वेदर को डिस्टर्ब करता है या उस पर अफेक्ट या असर डालता है। लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। जब लो प्रेशर हाई होता है एटमॉस्फेयर में, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो क्लाइमेट या वेदर है वो ड्राई और फाइन होता है। वाइल जब प्रेशर लो होता है, एयर प्रेशर लो होता है किसी भी एरिया में या तो वहाँ पे जो यूजुअली स्टॉर्मी और वेट वेदर होता है। हम जब भी देखते हैं कि किसी भी एरिया में बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म होते हैं या विंडी होती है, बहुत ज़्यादा स्पीडी हवा होती है, तूफ़ान आ रहे होते हैं, और तो वहाँ सिर्फ रीज़न ही यही होता है कि वहाँ एयर प्रेशर लो होता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर या क्लाइमेट वेदर पे जो है वो एयर प्रेशर ही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रहा होता है, और एक ख़ास इसका भी एक कॉज है वेदर को या क्लाइमेट को चेंज करने में किसी भी एरिया का। या लास्ट जो है हमारा टॉप जो कॉजेज़ होगा क्लाइमेट या वेदर को चेंज करने के लिए पूरी दुनिया के डिफरेंट एरियाज़ में, वो है डायरेक्शन ऑफ विंड। डायरेक्शन ऑफ विंड्स ऑल्सो इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट्स। इफ़ अगर जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, जो आर्टिक ओशन से अगर विंड की डायरेक्शन होती है तो ऑब्वियसली वो बहुत ही कूल एयर्स को लेके जो है ना वो लैंड एरिया पे आती हैं, और जो एटमॉस्फेयर या क्लाइमेट जो है वो कूल हो जाता है। जबकि वाइल अगर ये साउदर्न से विंड चलें जो साउदर्न पोर्शन से, तो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन से वो
जो हैवी वाटर को लेके जाएंगी और हैवी रेनफॉल प्रोड्यूस करेंगी, तो क्लाइमेट जो है वो रेनी हो जाएगा। इस तरह से डायरेक्शन ऑफ विंड्स भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक इसमें जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि चैप्टर में नहीं है, वो डायरेक्शन ऑफ जो पोजीशन ऑफ अर्थ है ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन अराउंड द सन। जो सन के अराउंड जो ज़मीन एक रिवॉल्व या रेवोल्यूशन कर रही होती है, वो अपने पूरे 360 डेज में वो टिल्ट होती है, और उसका टिल्ट होना जो है वो वेदर को क्रिएट कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है पूरी दिन में। वो अराउंड 24 आवर्स घूम रही होती है और 360 डेज अराउंड द सन वो जो है रिवॉल्व कर रही होती है। तो एक ऐसा टाइम आता है वो सन से काफ़ी दूर हो जाती है, और एक ऐसा वक्त आता है जो नियर टू द सन होती है। तो ये डायरेक्शन और रेवोल्यूशन और ज़मीन का टिल्ट होना, ये भी जो है वो क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर में बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिकली रोल ही ये प्ले कर रहा होता है कि इवन विंटर है, समर है, और ये सारी जो मौसम का चेंज होना, ये सारी चीज़ें रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो होप्स दिस चैप्टर विल बी क्लियर एंड एवरीथिंग कॉजेज ऑफ change of climate and weather will be understand and easy for you। और क्लाइमेट इसमें भी हम एक आपको जो है वो वर्कशीट देंगे जिसमें हम वेदर, क्लाइमेट और उसकी कॉजेज़ के बारे में आपसे क्वेश्चंस करेंगे। तो होप यू विल बी अंडरस्टैंड और उस वर्कशीट को इजीली सॉल्व कर लेंगे।